गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का फोर्थ लेसन कर रहे हैं हम, सॉरी फिफ्थ लेसन कर रहे हैं 11th क्लास का। फिफ्थ लेसन है हमारा गलता लोकवा। इनके लेखक हैं, जिनके लेखक हैं शेखर जोशी। इसमें कल तक हमने किया था कि मोहन किस प्रकार से एक बहुत ही होनहार लड़का था और त्रिलोक मास्टर सिंह ने किस प्रकार उसे उसका अपना चाहते शिष्य था, उसे अपनी क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था। और वह जब उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो उसने भविष्यवाणी की थी कि यह एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। तो वह कहता है कि जब उसे छात्रवृत्ति मिली तो उस समय ऐसा सिद्ध होता है मानो इसकी भविष्यवाणी कुछ सिद्ध होती हुई उसे नजर आ रही है। लेकिन जब उसके बाद में उसके गांव से कई किलोमीटर स्कूल पड़ता है और उस स्कूल से जब उसे जाना होता है और उस नदी को वह पार करके आ रहा होता है, और एक बार तो क्या होता है, उस नदी के अंदर वर्षा का बहुत सारा पानी आ गया था और उसमें कुछ घसियारे थे। उन घसियारों के साथ वह जैसे तैसे करके नदी से पार पहुंचता है। जब ये सारी घटना वह अपने पिता बंशीधर जी को बताते हैं तो उसके पिताजी को अपने बच्चे की भविष्यवाणी को लेकर के वह चिंतित होने लगते हैं। उसके बाद में बताएं कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह वन में संकलित गलता लोकवा नामक कहानी से ली गई है। इनमें इनके लेखक शेखर जोशी जी हैं। इसमें लेखक ने परिश्रम को जातिगत अहम से अधिक महत्व दिया है, उसके बारे में बताते हुए कहा है कि इसमें लेखक क्या कहते हैं शेखर जोशी कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक की अहम महत्व दिया है कि एक समृद्ध परिवार से एक युवक रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में बात करते हैं। बिरादरी कि उसे बिरादरी का कि लेखक मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जब बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं तो उसके पिता बंशीधर के अपने ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार से एक यानी कि समृद्ध परिवार से एक युवक रमेश उन दिनों उनकी मोहन की पढ़ाई के बारे में बात करें गांव आया हुआ है और उस समय लखनऊ से छुट्टियों में यानी कि लखनऊ से गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वह वहां गांव में आया हुआ है। और जब बंशीधर जी के पास वह आता है तो उसी समय दोनों आपस में बत के बंशीधर जी बहुत ज्यादा चिंतित है और वह अपने बेटे मोहन की पढ़ाई की चिंता उन रमेश बाबू के सामने व्यक्त करते हैं। उन्हें कहते हैं बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उसे अपनी चिंता प्रकट की। जब छुट्टियों के बिताए हुए इसमें ऐसे हालचाल पूछ रहे होते हैं तो उसी समय रमेश बाबू लखनऊ में काम करता है और उन दिनों जब वह छुट्टियों में आता है तो वह ऐसे बैठे बैठे बंशीधर जी क्या करते हैं मोहन की पढ़ाई के बारे में बताते हैं किस प्रकार से यहाँ गांव से 3 किलोमीटर दूर स्कूल है और ऐसी नदी आती है रास्ते में और नदी को पार करके आना होता है। नहीं पता कब क्या हो जाए, ये चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है क्योंकि मेरा बेटा एक होनहार लड़का, इसने अभी भी छात्रवृत्ति भी प्राप्त की है और इसकी मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना है कि ये एक न एक दिन बड़ा अफसर भी बनेगा। तो मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाना है और उसकी मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है। अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव भी दिया। तो उसी समय वह उसके प्रति यानी कि रमेश बाबू बंशीधर की सहानुभूति जताते हुए क्या कहते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हुए रमेश बाबू ने बंशीधर जी से कहा कि मैं मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा, आप इसको मेरे साथ लखनऊ भेज दो। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। रमेश बाबू ऐसी सहानुभूति से प्रेम से उससे बंशीधर जी से कहते हैं कि मेरे घर में 2 बच्चे और 2 हम मियाँ बीवी 4 परिवार हैं, वहाँ 4 की जगह जब एक और आ जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी जो पढ़ाई होती है वह अच्छी हो जाएगी, बल्कि बड़े शहर में रहकर
वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। और साथ में क्या कहते हैं कि ये बड़े शहर में पढ़ेगा, पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनेगा। आप कहते हैं कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, होनहार है, पढ़ लिख कर एक महान बनना चाहता है, तो आप इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको वहाँ पर अच्छे स्कूल में डाल दूंगा और ये पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात्कार भगवान मिल गई। रमेश की ऐसी बातों को सुनकर बंशीधर जी को लगा कि मुझे साक्षात्कार भगवान ही मिल गई है, क्योंकि भगवान ही किसी की दूसरे भगवान ही सभी के बारे में इतना अच्छा भला सोच सकते हैं। कौन व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इतना कार्य कर सकता है? लेकिन फिर भी रमेश ने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मेरे बेटे को लखनऊ ले जाने का वादा किया है। उनकी आंखों में से पानी छलकने लगा। यानी कि जब ऐसी बातें करते हैं तो उसी समय क्या होता है, बंशीधर जी की आंखों से पानी बहने लगता है। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, और उसमें यही कहते हैं कि अपनी जाति का अपना केवल यही सहारा होता है। यदि आपने मेरे बेटे के बारे में इतना अच्छा सोचा है, केवल हम लोगों का, हम अपनी बिरादरी का केवल यही अपना सहारा है। ये हमारा गद्यांश था। इस गद्यांश के हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं हमारे? इसमें बताया कि रमेश कौन था। बता था रमेश गांव का ही एक युवक था जो अब लखनऊ में नौकरी करता है, अपने परिवार से संबंधित वहीं पर रहता है। अब अपने परिवार को साथ लेकर वह गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। बंशीधर जी ने रमेश के आगे अपनी क्या चिंता व्यक्त की? बंशीधर जी ने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई के संबंध में रमेश बाबू से अपनी चिंता व्यक्त की। उसने बताया कि मेरा बेटा एक पढ़ने में बहुत ही होशियार है और वह आगे पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन गांव में पढ़ने के लिए काफ़ी दूर पर जाना पड़ता है और रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करके उसे आना होता है, तो उसकी मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है। रमेश ने बंशीधर जी को क्या सुझाव दिया था? रमेश ने क्या सुझाव? रमेश जी ने बंशीधर जी के सामने अपनी केवल सहानुभूति दर्शाई, बल्कि उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए भी उसे कहा कि मेरे घर में 4 प्राणी हैं और वहां पर यदि एक और बढ़ जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये बड़े शहर में पढ़ लिखेगा और एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। ये सहानुभूति वो प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न था कि रमेश की बात का बंशीधर जी पर क्या प्रभाव पड़ा? कि रमेश का बंशीधर जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें बंशीधर जी को लगा कि मानो रमेश के रूप में मुझे साक्षात्कार भगवान मिल गई है। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। उनकी आंखों में से ऐसे खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वे उन्होंने रमेश से कहता कि अपनी बिरादरी का केवल यही सहारा होता है। आगे हैं, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। छुट्टियां शेष होने पर रमेश बाबू वापस क्या होता है, लौटा और माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर अपने गांव से बिछुड़कर एक अलग सी दुनिया में रमेश यानी कि मोहन जो होता है वो एक नए घर में जाता है। वहाँ पर जब लखनऊ पहुँचता है तो कुछ दिनों के लिए तो वह सहमा सहमा सा लगता है, अचानक डरा डरा सा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें वह अपने घर में कर सकते बाहर जाकर वो उसके लिए सब कुछ नहीं है। अब मोहन की जिंदगी का बाहर लखनऊ में जाकर एक नया अध्याय शुरू होता है। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, यानी कि रमेश बाबू के घर में एक उसकी 2 महिलाएं होती, 2 स्त्रियां होती, एक तो उसकी चाची होती है, एक उसकी भाभी होती है। पुकारता था। हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची भाभियों के कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी कि वे चाची और उसकी जो भाभी होती है वे सारा दिन क्या करते हैं, उस मोहन से काम करवाती रहती हैं।
वो धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, उनके काम में हाथ बटाने की बजाय धीरे धीरे वे क्या करने लगी, आसपास में मोहल्ले में आस पड़ोस की जो स्त्रियां होती हैं, अगर कोई भी काम होता तो वो भी मोहन को ही बुला देती, उनके लिए भी भेजती कि जाओ आप उनके लिए ये सामान लेके आओ, आप उनके लिए ये सामान लेके। स्वयं अपने घर का तो काम काज वह करवाती ही थी, लेकिन साथ में वह आस पड़ोस की स्त्रियों के लिए भी वह कामकाज में हाथ बंटवाने का साधन बन गया, उनके लिए भी वह कार्य करने लगा। जब वह बेचारा सारा दिन ऐसे कामकाज करता रहता था, उसे अपनी पढ़ाई का कोई भी समय नहीं बचता था। ममन थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धो भी तो दिया। यानी कि आस पड़ोस में स्त्रियां, कभी भी उसकी चाची भाभियां बार बार उसे कहती, ममन बाजार से जाओ और थोड़ी सी दही लेके आओ। फिर कभी दूसरी स्त्री कहती, मोहन धोबी के यहाँ कपड़े दे के आने हैं। तो तीसरी कहती कि मोहन 1 किलो दुकान से आलू लेकर आए। वे बेचारा सारा का सारा दिन क्या है इन्हीं कामों में बितला रहता था, उसकी अपनी पढ़ाई का कोई समय ही नहीं बीता। औसत दफ्तरी बड़े बापू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। वह कहते कि दफ्तर में, यानी कि रमेश बाबू, जब यदि कोई उससे पूछता था कि आपके घर में जो काम कर रहा है ये कौन है, तो मोहन को उसको अपनी ही बिरादरी का बताना अपमान समझता है, अपमान के सम्मान के विरुद्ध समझता नहीं। किसमें तो यदि मैं बताऊंगा तो ये मेरे ऐसे दोस्त का है, इसको मैं पढ़ाने लिखाने के लिए लेके आऊंगा, ये ऐसे और ऐसे काम कर रहा है, तो वह कहते कि उसे विरुद्ध मानता है और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता है। और जिस प्रकार से एक घर के अंदर किसी नौकर को रखा जाता है और उसे जो किराया वगैरह आदि सामान दिया जाता है, खान पीन, उस नौकर से की हैसियत से ज्यादा मोहन को कुछ भी नहीं मिलता है। ना क्यों नहीं मिलता, ना तो उसे खाने के लिए अच्छा समय पर भोजन मिलता है और न उसे पढ़ने के लिए स्कूल जाने दिया जाता है। वहां तो रमेश केवल उसके बाबू बंशीधर जी को कहकर लाए थे अच्छे स्कूल में डालेंगे, लेकिन वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं डाला है। क्या हो गया है, वो किसी एक ऐसे ही स्कूल में डाल दिया है, नॉर्मल जो स्कूल बोलता है, साधारण से स्कूल में। इस बात को मोहन भी समझने लगा। थोड़ी बहुत हीला हवाले करने के बाद रमेश ने टिकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। तो मोहन धीरे धीरे इस बात को समझने लगा कि रमेश बाबू के लिए तो मैं एक नौकर बनकर रह गया। और फिर वे क्या कहते कि साधारण से स्कूल में मोहन का दाखिला करवा देता है। लेकिन एक दिन नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। वह कहते जब उसे नया नया माहौल दिखाई देता है, रात दिन वो क्या करता है, अपने घर का कामकाज भी उसके करवाती रहती है और वह इस पर काम का इतना बोझ हो गया है कि वह इतना होशियार, कभी अपनी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, आज वही मेधावी छात्र अपने स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना सका, क्योंकि उसके पढ़ने के लिए उसके पास कोई समय नहीं होता था, नहीं पढ़ पाता था। तो वह कहते कि इससे धीरे धीरे वह स्कूल का काम भी नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल का काम करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं बचता था, नहीं होता था। तो उसने क्या किया, उसमें स्कूल के अंदर जो अपनी एक पहचान बनाने के लिए उसको लेकर आता कि मैं एक पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूंगा, कि मेरे पिताजी जो ये वगैरह आदि का कार्य करते हैं, प्रोटीन का जो कार्य करते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बनूंगा और अपने पिताजी की इस चीज प्रोटीन को छोड़ करके एक अच्छी गरीबी को मिटा करके एक अमीर व्यक्ति बनूंगा। लेकिन उसके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं, पहचान नहीं बन पाए। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। उसका जीवन जिस प्रकार से रमेश बाबू से कहते, उसके घर में उसकी भाभी चाची जैसे कहती, उसी के अनुसार उसका काम चलता था। लेकिन मर्यादा, ठीक है, उसी मर्यादा से वह चलता था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। वह कहते कि साल में गर्मियों की छुट्टी एक बार आती है और गर्मियों की छुट्टी में वह अपने गांव जाना चाहता है, लेकिन वह गांव भी नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो मौका भी उसे नहीं मिला। वो मौका उसे तब नहीं मिला क्योंकि वह अकेले मोहन को गांव में भेजना नहीं चाहते थी। अब वे कहते कि आपके साथ हम जाऊंगा, हम जाएंगे।
लेकिन उसके घर का कोई भी प्राणी गांव जाने के लिए वरना छुट्टियों को भी मना कर देते हैं कि अगले साल चलेंगे, अगले जो गर्मी की छुट्टियां आएंगी हम उसकी बाद चलेंगे, वरना उन छुट्टियों को अगले दर्जे की तैयारी पर नाम देकर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। तो वो गर्मियों की छुट्टियां भी क्या करनी पड़ी, उसे पूरे साल वहीं रहना पड़ा कि अगले साल के ऊपर उन्होंने वो टाल दिया है। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर की थी, यानी कि 1 साल की, और उसके लिए एक एक दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया कि मोहन के जीवन के अंदर आई जितनी भी कठिन परिस्थितियां होती हैं, उन कठिन परिस्थितियों के अंदर वो क्या करता है, अपना समझौता कर लेता है कि मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में केवल बड़ा लिखना आदमी बनना ही नहीं लिखा है, सिर्फ मुझे ऐसे ही कार्य करना है। और वह बेटा उसने उन कठिन परिस्थितियों के साथ मोहन अपना समझौता कर लेता है कि मेरे जीवन में बड़ा आदमी बनना लिखा ही नहीं है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसके पास अकेला वह लखनऊ से आ नहीं सकता था, उसके साथ कोई प्राणी आ नहीं, क्यों नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए तो एक मुफ्त का जो नौकर कहते हैं वो नौकर उन्हें मिल गया है, उसका बेचारे का भविष्य खराब करते हैं। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं, लेकिन वह अपने पिताजी को अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताना चाहता कि यहाँ पर मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, यहाँ पर मुझे नौकर की तरह काम करवाया जाता है, क्योंकि ऐसे बातें बताकर वह अपने पिताजी को दुखी नहीं करना चाहता। और उसके पिताजी क्या सोचते कि मेरा बेटा लखनऊ गया हुआ है, वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े लिखेगा और एक अच्छा व्यक्ति बनकर आएगा। इसमें से देखो हमारा एक प्रश्न क्या बन गया, अगर प्रश्न आता हमारा कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेकर लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है कि मोहन एक कुशागर बुद्धि का बालक था, यानी कि बहुत तेज बालक था। जब वह गांव से स्कूल पढ़ता था तो वह अपनी कक्षा का ही नहीं अपितु अपने पूरे स्कूल का मॉनिटर ही था। जब उसके पिताजी उसकी बिरादरी के एक संपन्न युवक रमेश के साथ उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं, तो वहाँ पूरा लखनऊ में जाने के बाद मोहन का पूरा जीवन ही बदल जाता है, उसका अध्याय ही एक अलग शुरू हो जाता है। लखनऊ पहुंचकर उसने रमेश, लेकिन उसके पिताजी बंशीधर जी को कहकर ले गया था कि वहाँ उसे एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराएगा, लेकिन उसे दाखिला कराने के बजाय उसने क्या किया, वो सारा दिन उसे घर के कामों में लगा दिया। स्कूल में पढ़ने की बजाय क्या किया, सारा दिन घर के कामों में मोहन को लगा दिया। रमेश जो अपने साथ लेकर आया था वह भी उसे घरेलू नौकर से अधिक महत्व नहीं देता था। वह कहते कि लेकिन एक तो रमेश उसको अपने घर लेकर आया, लेकिन एक नौकर को भी जो महत्व दिया जाता है, जो मेहनताना, लेकिन मोहन को बेचारे इतना भी नहीं मिलता है, कोई महत्व नहीं दिया जाता बेचारे को। शहर के एकदम नई वातावरण, रात दिन के घर में कामों में व्यस्त होने के कारण गांव का वह मेधावी होनहार बालक अपनी पढ़ाई से पीछे छूट गया। जहां वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, वहां अपने स्कूल में अपना नाम ही समाप्त कर दिया, कोई नाम ही पहचान ही नहीं बना पाया। और उसे कई बार इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी होता था। और उसके पिताजी बंशीधर जी सपने देख रहे थे कि मेरा एक इतने बड़े शहर में पढ़ने के लिए गया है, मेरा बेटा वह एक महान व्यक्ति बनकर आएगा। इस प्रकार गांव से शहर में आने के बाद से उसके जीवन की धारा ही बदल गई। इस कांड से लेखक के जीवन में वहां आने के, लखनऊ में आने के बाद उसके जीवन का एक नया अध्याय ही शुरू हो जाता है। जैसे इसमें किसने किसको कोई बिरादरी का यही सहारा है, इसमें किसने किसको कहते हैं। ये कथन मोहन के पिताजी बंशीधर जी को अपने ही गांव, उसके ही गांव का एक युवक रमेश से कहा कि एक संपन्न परिवार का युवक है और जो नौकरी के लिए लखनऊ में आएगा है। किस प्रसंग में कहा था, मोहन के पिता ने जब रमेश से मोहन के आगे की पढ़ाई के लेकर जब चिंता व्यक्त की, तो उसमें रमेश ने बंशीधर जी के सामने अपनी सहानुभूति प्रकट की और उसे सुझाव दिया कि रमेश को मैं
मोहन को मैं लखनऊ ले जाऊंगा, वहाँ एक बड़े स्कूल में इसका दाखिला कराऊंगा और वह पढ़ लिख कर एक महान आदमी बन जाएगा। ऐसी रमेश की ये बातें सुन करके वंशीधर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने कहा कि अपनी बिरादरी का केवल यही सहारा होता है। किस आशय से कहा? मोहन के पिता द्वारा कहे जाने का आशय कि बिरादरी के लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। और रमेश भी मोहन को पढ़ाई से संबंधित उसने ये आश्वासन दे कहा कि मैं उसकी भावना को समझा, व्यक्त किया और कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? नहीं, कहानी का यह आशय भी स्पष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रमेश ने मोहन की बिरादरी का कोई भी सहारा नहीं था, क्योंकि वह तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे वहां पर ले जाएगी। लेकिन रमेश ने उस मोहन के बेचारे के उज्जवल भविष्य को नष्ट कर दिया, क्योंकि लखनऊ ले जा, क्योंकि वह एक ऐसा महान छात्रवर्ती बालक था जो अपनी क्लास का मॉनिटर था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। और लखनऊ ले जाकर उसने घर के काम काजों में इस तरह से लगा दिया कि उसने उसके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया। किस घटना के बाद वंशीधर जी को मोहन की आगे की पढ़ाई को रोकना पड़ा? कि वंशीधर जी मोहन को पढ़ा लिखा कर क्या एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसने सोचा था कि मैं जो पुरोहिताइन का जो कार्य कर रहा हूँ, ये बेवदराही करके, उसमें तो हमारे घर परिवार का गुजारा नहीं चलता। इसी उद्देश्य से उसने नदी पार करके गांव के स्कूल की पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए उसने उसका दाखिला भी करवा दिया। पहले वो बहुत चिंतित था कि गांव से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्कूल है, रास्ते में जाते जाते एक नदी भी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसके भविष्य की वो चिंता करते हुए उसका दाखिला करवा देते हैं। बाद में उन्होंने एक यजमान के घर से उसका ठिकाना बना दिया और बाद में फिर क्या करता है, वहीं पर स्कूल के पास में ही एक उसके मेहमान होते हैं, उसके घर में ही उसने उसका ठिकाना बना दिया। वे रोज जी यहीं पढ़े लिखेगा और केवल जब छुट्टियां होंगी, छुट्टियों के समय में ही वो घर आ सकेगा। इसके कारण से रोज जी नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन छुट्टी से पहले जब नदी का पानी उतार पर था तो मोहन ने क्या किया, कुछ घसियारों के साथ वह नदी पार करते हुए अपने गांव लौट रहा था। उसी समय यानी कि वर्षा का बहुत अधिक पानी होने के कारण उस नदी का बहाव और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले नदी की धारा को झाड़ झखाड़ और फिर पत्ते आदि आना शुरू हो गए। किनारे तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, बहुत गंदा पानी भी आ गया। जैसे जैसे वे अपने घर के पास पहुंचा तब तक क्या हुआ था, बहुत गंदा पानी आ चुका था। इस घटना के बाद वंशीधर जी ने मोहन को वापस घर बुला लिया और उसे मजबूर होकर पढ़ाई रोकनी पड़ी। ठीक है, आज का हमारा काम ये गद्यांश और ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न होने चाहिए।